मॉर्निंग 12th क्लास। अब चैप्टर रीड कर रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये आपकी बुक है, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे जन आंदोलनों का उदय। आप अभी तक देख चुके हैं अबाउट द चिपको आंदोलन, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो दलित पैंथर्स से एक ग्रुप है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये आपका आज का टॉपिक है। देखिए, मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल की इस कविता को पढ़िए। ये आपके यहाँ पर एक कविता दे रखी है, ठीक है। इस कविता से सिर्फ मैं 2 लाइनें आपको बता देती हूँ। सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए, मतलब सूरज की रोशनी तक उन्हें नहीं मिल पाई, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पदयात्रा से, ठीक है। किससे कहना है? अंधेरे की इस पदयात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनकी पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए ही बिखरा था हमारा लहू और बदले में यह मिला खाने को पत्थर, लेकिन अब हमें ढानी ही होगी यह इमारत जो चूम रही है आकाश को, जो हजारों बरसों बाद मिला हमें वह सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, ठीक है। यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स की बात करेंगे। 2 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये अंधेरे की पदयात्रा जो है, पथयात्रा, यह कौन कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ फ़कीर की तुलना किससे की गई है? सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर। तो ये सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर कौन है, मतलब इससे संबंधित। तो देखिए, मराठी के प्रसिद्ध कवि हैं नामदेव ढसाल की इस कविता को पढ़िए। क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में आए अंधेरे की पथयात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर का क्या अर्थ है? देखिए, अंधेरे की पथयात्रा से बात की गई है यहाँ पे जो दलित वर्ग है, आपको पता होगा दलित वर्ग के बारे में। दूसरी बात, यहाँ पर जो सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर, तो सूरजमुखी के जैसे जिसकी आशीष है, मतलब सूरजमुखी आशीष वाला जो फ़कीर है वह कौन है? तो वो भीमराव अंबेडकर की तुलना उनसे की गई है। अंधेरे की पथयात्रा को संकेत दलित समुदाय की ओर है, और इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक करूणतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगतना पड़ा है। देखिए, यहाँ पर इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक करूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है। जो दलित वर्ग है उसने अन्याय को भुगता है। कवि ने इस समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करने के लिए सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर पद का प्रयोग किया है। महाराष्ट्र के दलित कवियों ने 70 के दशक में ऐसी अनेक कविताएं लिखी थी, ठीक है। आज़ादी के 20 साल बाद भी दलित समुदाय को पीड़ाओं के अनुभव से गुजरना पड़ा था। आज़ादी के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। 26 जनवरी 1950 को वह लागू हो गया था, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी संविधान में हमें कुछ राइट्स दिए गए थे, और उसमें एक राइट्स यह भी है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद भी लगभग 20 सालों तक ये जो दलित वर्ग है, इसको जो सामाजिक अन्याय हो रहे थे उनको झेलना पड़ा था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं में उनके जीवन की रियलिटी जो थी वो लिखी। उनकी इस पीड़ा तथा आक्रोश की अभिव्यक्ति इन कविताओं में हुई। बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था। जो दलित समुदाय है उसे अपने सुंदर भविष्य की एक आशा थी, एक ऐसा भविष्य जिसे दलित स्वयं अपने हाथों से गढ़े, ठीक है। जो अपना भविष्य अपने आप बनाए, अपना भविष्य अपने हाथों से गढ़े, ऐसे उन्हें एक भविष्य की एक्सपेक्टेशन थी। अब सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के संपन्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के लिए उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जान चुके हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का जो संपन्न था और हिंदू जो जाति व्यवस्था थी उसके ढांचे से यदि हम बाहर की बात करें तो वहाँ पर दलितों को एक गरिमापूर्ण जहाँ मान मर्यादा इज्जत, ठीक है, स्थान दिलाने के लिए उन्हें जुझारू संघर्ष की बातों को जान चुके हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। अब बात की उदय की करते हैं। 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों में अपने हक की आवाज़ उठाई। यदि 7वें दशक की मैं बात करूँ, जो 70वां हमारा दशक था, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि वहाँ पर जो शिक्षित दलित की जो पहली पीढ़ी थी उन्होंने
अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई थी। इसमें ज़्यादातर शहर की जो हैं वह झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित ही थे। कौन थे? जो झुग्गी बस्तियों में पढ़कर बड़े हुए थे। दलित हितों की दावेदारी के इस क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। दलित पैंथर्स, देखिए आपका टॉपिक भी क्या है, दलित पैंथर्स है। और दलित पैंथर्स क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो 1972 में बना। कहाँ बना? महाराष्ट्र में बना। आज़ादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता, ये जो दलित पैंथर्स जो समूह बना था ये किस चीज़ के लिए था? यह मुख्यतः जो जाति आधारित असमानता हो रही है, भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, ये जो मतलब किस चीज़ के लिए था? जो इनके साथ असमानता और जो भौतिक साधन हैं उनके मामलों में जो इनके साथ अन्याय हो रहा था उससे ये लड़ रहे थे। इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई थी। ठीक है, ये सचेत थे इस चीज़ को लेकर भी कि जो संविधान है, संविधान में मतलब किसी भी भेदभाव को लेकर उनके विरुद्ध गारंटी भी दी गई थी। उसके बावजूद आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी नीतियों का कारागार किरण इनकी प्रमुख मांग थी। ये क्या चाहते थे? कि आरक्षण के कानून बनाए जाएं और उनको सामाजिक न्याय मिले। ये ऐसी कुछ डिमांड्स कर रहे थे। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में छुआछूत जो अनटचेबिलिटी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाए थे जब छुआछूत की प्रथा को ख़त्म किया गया। इसके बावजूद पुराने ज़माने में जिन जातियों को अछूत माना गया था उसके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी था। देखिए, जो संविधान है, संविधान में यह लिखा गया कि किसी के साथ छुआछूत की कोई जो ये प्रथा है इसको फॉलो नहीं किया जाएगा, बट उसके बावजूद भी किसी न किसी रूप में इनके साथ भेदभाव किया जाता था। फिर देखिए, दलितों की जो बस्तियां हैं वो मुख्य गांव से अब भी दूर होती थी। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। जो दलित थे उन पर पूरा समूह मिलकर सामूहिक जो जुल्म है वो ढाए जाते थे। दलितों की सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने की कानून व्यवस्था की नाकाफ़ी साबित हो रही थी। दलितों के साथ जो सामाजिक रूप से या जो आर्थिक रूप से जो भी उन पर उत्पीड़न हो रहे थे वहाँ जो कानून है वह एक तरह से असफल हो रहा था। दूसरी तरफ दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन करते थे, जैसे कि उस समय पे कौन सा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में थे, वे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे थे। ये पार्टी हाशिए पर थी और चुनाव जीतने के लिए इन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था, गठबंधन करना पड़ता था, तभी ये जीतते थे। अदरवाइज़ ये जो पार्टी थी हार जाती थी। ये पार्टियां लगातार टूट की भी शिकार हो रही थी। इन वजह से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। अब देखते हैं गतिविधि। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधि थी। देखिए, महाराष्ट्र में बना था दलित पैंथर्स, और दलित पैंथर्स जो था, जो विभिन्न इलाकों में दलितों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे थे उनसे लड़ना ही दलित पैंथर्स की मुख्य अन्य गतिविधि थी। दलित पैंथर्स तथा इसके समधर्मों संगठनों ने दलित पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। विरोध आंदोलन किस लिए चलाया? जो दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, जो इनसे संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन थी, उनका भी यही मुख्य कार्य था। इसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि 1989 में एक व्यापक कानून बनाया और इस कानून के अंतर्गत दलित पर आक्रमण करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। कब बनाया गया? 1980 में। ठीक है, दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचाराधार्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना था। इसका जो मेन रोल था वो क्या था? जाति प्रथा को समाप्त करना। भूमिहीन गरीब जो किसान हैं, शहरी औद्योगिक जो मजदूर हैं और दलित सहित सारे वंचित वर्गों को एक संगठन
सभी का एक संगठन खड़ा करना। इस आंदोलन में पढ़े लिखे दलित युवकों को एक मंच मिला था जहां वह अपनी सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज़ बनाकर कर सकते थे। मतलब वो किसी चीज़ के अगेंस्ट हैं और ये जो दलित वर्ग के जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला था जहां वो अपनी सृजनशीलता का उपयोग कर सकते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएं तथा अन्य साहित्य रचनाएं प्रकाशित हुई। इन रचनाओं में दलित लेखकों ने जाति प्रथा की क्रूरता की जबरदस्त मुखालफत की। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय समाज के सबसे दबे कुचले तबके के जीवन के अनुभव इन रचनाओं में दर्ज थे। देखिए, भारतीय समाज का जो सबसे दबा कुचला जो मतलब तबके का जीवन का अनुभव था वो जो रचनाएं हुई उनमें था। ठीक है, इन रचनाओं से मराठी भाषा के साहित्य में ज़बरदस्त हिलोर उठी। साहित्य का दायरा अब ज़्यादा विस्तृत हो गया और उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की नुमाइंदगी हुई और संस्कृति के धरातल पर एक टकराहट की शुरुआत हुई। आपातकाल के दौर के बाद दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किए, उसमें कई विभाजन भी हुए और यह संगठन राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। बैकवर्ड एंड मिनोरिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की। क्लियर टू यू? हाँ जी स्टूडेंट्स, आप चैप्टर रीड कर रहे थे राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट। ठीक है, यू read about the popular movement, चिपको मूवमेंट्स। ठीक है, नाउ वी विल डू स्टडी अबाउट द दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स क्या है इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे, ये आपका आज का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए ऊपर आपको एक पोएम दी गई है, ये आपकी एक पोएम है। ठीक है, तो इस पोएम से हम देखते हैं, रीड दिस पोएम बाय वेल नोन मराठी पोइट। ये जो ऊपर वाली पोएम है आपको रीड करनी है, ये एक मराठी पोइट ने राइट डाउन की है जिनका नाम क्या है, नामदेव धासल इनका नाम है। डू यू नो हु इज़ दिस पिलग्रिम्स ऑफ द डार्कनेस। यहाँ पे मतलब डार्कनेस के पिलग्रिम्स के लिए किससे दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, दो वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट हैं इस पोएम में। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा पिलग्रिम्स ऑफ द डार्कनेस एंड द सेकंड वर्ड इज़ सनफ्लावर गिविंग फ़कीर। ठीक है, ऐसा फ़कीर जो एज ए सनफ्लावर, मतलब फ़कीर कौन था, यहाँ पर किसका कंपैरिजन किया गया है, ये पोएम किस चीज़ से संबंधित है, ये एक बार हम देख लेते हैं। देन आफ्टर वी विल डू स्टडी अबाउट द दलित पैंथर्स। और दलित पैंथर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इनकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह थी उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, डू यू नो दिस पिलग्रिम ऑफ डार्कनेस इन द पोएम आर हु आर द सनफ्लावर गिविंग फ़कीर was that bliss them the pilgrims were दलित कम्युनिटीज़। ये कहता है पिलग्रिम्स जो थे इसमें जो मतलब उस पथ यात्रा पर चल रहे थे, ठीक है, तो वो दलित थे। कम्युनिटीज़ हु हैड एक्सपीरियंस्ड ब्रूटल कास्ट इनजस्टिस। देखिए, दलित मतलब एक ऐसी कम्युनिटीज़ है जो एक्सपीरियंस्ड कर रही थी जो ब्रूटल कास्ट इनजस्टिस, जो उनके जाति के आधार पर उनके साथ जो अन्याय हो रहा था काफ़ी लंबे समय से हमारी सोसाइटी के अंदर। एंड द पोइट इज़ रेफरिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज देयर लिबरेटर। और इस कास्टिज़म से मतलब जो आज़ाद करने वाले थे, आज़ाद करवाने वाले थे, ठीक है, जैसे फ़कीर का नाम दिया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, दलित पोइट इन महाराष्ट्र रोट मैनी सच पोएम ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 70s। जब 70 का दशक आया था तो जो दलित पोइट्स थे, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की अनेकों पोएम उन्होंने लिखी थी। दिस पोएम्स वर एक्सप्रेशन ऑफ एंग्विश दैट द दलित मासेस कंटिन्यू टू फेस इवन आफ्टर 20 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कहता है ये जो पोएम थी वो एक्सप्रेशन था, ठीक है, एक्सप्रेशन किसका था, जो दलित मासेस थी उनका, वो जो अब भी फेस कर रहे थे, जो आज़ादी के 20 साल बाद भी मतलब उनके साथ भेदभाव हो रहे थे। तो जो दलित थे उनमें आक्रोश भरा हुआ था, ठीक है, गुस्साए हुए थे, वो ग्रेट मेंटल पेन के अंदर थे वो, इसलिए मतलब इन पोएम्स के अंदर ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं। कब की गई हैं? 70s में की गई हैं, मतलब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इम्प्लीमेंट हुआ। देन आफ्टर 20 ईयर्स आफ्टर भी मतलब उनकी ऐसी सिचुएशन थी, बट दे वर ऑल्सो फुल होप फॉर द फ्यूचर। लेकिन उन्हें अपने भविष्य के लिए भी आशा थी। ये फ्यूचर एक ऐसा भविष्य द दलित ग्रुप विश टू शेप फॉर देम सेल्फ, कि वो अपना भविष्य खुद गढ़ सकें, ठीक है, एक ऐसे भविष्य की कामना उनकी थी। यू आर अवेयर ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विजन। आप मतलब डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विज़न था, जो उनका दृश्य था, आप उससे अवेयर हैं। ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, कि किस तरीके से वो सामाजिक आर्थिक रूप से परिवर्तन चाहते थे। एंड हिज रिलेंटलेस, जो उनका मतलब एक ऐसा प्रयास जिसमें वो कभी रुके नहीं, फॉर डिग्निफाइड फ्यूचर ऑफ दलित आउटसाइड, वो दलित के लिए एक ऐसा मतलब फ्यूचर चाहते थे जो डिग्निफाइड, जिसमें उनको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, जो हिंदू कास्ट जो सिस्टम बना हुआ है उससे वो बाहर होना चाहिए, उस सामाजिक स्ट्रक्चर से वो बाहर होना चाहिए। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिमेन ए आइकॉनिक, वो उनके लिए क्या बन गए थे, एक आइकॉनिक की तरह थे, इंस्पिरेशन फिगर इन मच ऑफ द दलित लिबरेशन राइटिंग। अब ओरिजिन की बात देख लेते हैं। बाय द अर्ली 1970s, 1970 के आसपास की बात देखें तो जो फर्स्ट जनरेशन थी दलित ग्रेजुएट्स की, मतलब जो पढ़े लिखे दलित थे, उनकी जो पहली पीढ़ी थी, स्पेशली दोज लिविंग इन सिटी स्लम, जो कहाँ पर रह रहे थे, मतलब सिटी की जो स्लम्स झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहीं से वो निकल कर आए थे और उन्होंने अपना मतलब एक मंच बनाया, दलित पैंथर्स नाम से जिसे जाना गया। एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी दलित यूथ की, वो फॉर्म्ड कहाँ बनाई गई, 1972 में महाराष्ट्र में बनाई गई एज द पार्ट ऑफ एसोसिएशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। यदि आज़ादी के बाद की बात करें, द दलित ग्रुप वर मेनली फाइटिंग अगेंस्ट द प्रेक्चुअल कास्ट इनइक्वलिटीज एंड मटीरियल इनजस्टिस। ये कहता है 20 साल बाद, आज़ादी के 20 साल बाद भी उन्हें मतलब जो उनके साथ असमानताएँ भेदभाव किए जा रहे थे और जो मटीरियल इनजस्टिस और जो भौतिक असुविधाएँ थी, मतलब भौतिक रूप से जो भेदभाव था वो उनको फेस करना पड़ रहा था, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीज दी गई हैं, इक्वलिटी, समानता और जस्टिस, न्याय की, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन एंड अदर सच पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस वाज वन ऑफ देयर प्रोमिनेंट डिमांड। ये कहता है कि जो उस टाइम की यदि मैं बात करूं तो मतलब उनकी सिर्फ जस्ट इतनी ही डिमांड थी, उनकी मुख्य डिमांड जो थी, उनकी मुख्य जो मांगे थी, उनमें से जो सबसे मतलब मुख्य मांग थी वो क्या थी, रिजर्वेशन, वो आरक्षण चाहते थे और कुछ सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ नीतियाँ चाहते थे। यू नो दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत का मतलब जो भेदभाव वगैरह किया जाता था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इन चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। द गवर्नमेंट पास्ड लॉज टू दैट इफेक्ट इन 1960 एंड 1970, और जो सरकार थी उसने कुछ कानूनों को भी पारित किया, कब, 1960 से 1970 में। एंड येट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन फिर भी मतलब कुछ सामाजिक रूप से भेदभाव थे। वायलेंस अगेंस्ट द एक्स अनटचेबल ग्रुप, जो अनटचेबल ग्रुप थे उनके अगेंस्ट कंटिन्यू इन वेरियस वेज, और बहुत सारे तरीके थे इस तरीके के। दलित सेटलमेंट इन विलेज कंटिन्यू टू बी सेट अपार्ट फ्रॉम द मेन विलेज, किस तरीके से मतलब उनके साथ भेदभाव किया जाता था कि जो दलित थे, ठीक है, उनको अब भी मतलब गांव के बाहर मतलब बिल्कुल एक अलग से एरिया में रखा जाता था। दे वर डिनाइड टू एक्सेस टू कॉमन सोर्स, ये कहता है जो कॉमन सोर्स थे वहाँ तक उनका पहुँचना मतलब डिनाई कर रखा था, मना कर रखा था, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर। दलित वुमेंस वर डिसऑनर्ड, जो दलित वुमेंस थी उनको डिसऑनर किया जाता था। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, और इससे भी बुरा होता था उनके साथ, दलित जो थे फीस्ट कलेक्टिव एट्रोसिटीज ओवर माइनर सिंबॉलिक इश्यूज ऑफ द कास्ट प्राइड। ये कहता है जो दलित है उनको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जो मतलब कास्ट प्राइड जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर जिनकी मतलब जो दूसरे कास्ट के थे वो क्या करते थे, इन पर अपनी चीज़ें मतलब अत्याचार करते थे। एट्रोसिटीज होती है अत्याचार करना। लीगल मैकेनिज्म प्रोव्ड इन एडुकेट टू स्टॉप द इकोनॉमिक एंड सोशल ऑपरेशन ऑफ दलित, और ये जो कहता है लीगल जो मैकेनिज़्म जो हमारा कानूनी रूप से जो कानून बनाए भी गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी थे, तो ये सब चीज़ें मतलब ऐसे इश्यूज़ जो इकोनॉमिक एंड सोशल में रूप से थे मतलब उनको नहीं रोक पाए थे। एंड ऑन द अदर हैंड द पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड बाय द दलित, और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो जो पार्टी जिनको सपोर्ट किसने किया, दलित जो थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया, ठीक है। तो ऐसी पार्टी कौन सी थी उनको देख लेते हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया थी, वर नॉट सक्सेसफुल इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, और ये मतलब जो चुनावी जो पॉलिटिक्स राजनीति होती थी तो जिसको
दलित सपोर्ट करते थे वो भी कभी सक्सेसफुल नहीं होती थी। दीज पार्टीज ऑलवेज रिमेन मार्जिनल, हैड टू ally with the some other party in order to win election। ये कहता है फिर इन पार्टियों को किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ता था ताकि वो इलेक्शन में जीत जाए। एंड कॉन्स्टेंट स्प्लिट, और इस तरीके से वो टूट जाते थे। देयरफॉर द दलित पैंथर रिसोर्टेड द मास एक्शन फॉर द असर्शन ऑफ दलित राइट्स। अब देखिए एक्टिविटीज़ देखते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ दलित पैंथर्स। यदि एक्टिविटीज़ की बात करूं जो किसकी हैं, दलित पैंथर्स की। फिर यहाँ पर कहता है मोस्टली सेंटर्ड अराउंड, जो इनका मुख्य बिंदु क्या था, सेंटर्ड अराउंड फाइटिंग इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज़ ऑन दलित्स, जो दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं डे टू डे, ठीक है, उनके अगेंस्ट खड़ा होना। एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रीन्ड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ दलित पैंथर्स अलॉन्ग विद अदर लाइक माइंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है एज ए रिज़ल्ट, मतलब कुछ ऐसे आंदोलन हुए, ठीक है, जो दलित पैंथर्स के द्वारा किए गए, और उनके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी थी ओवर द इश्यूज़, जिनमें किन इश्यूज़ को उठा गया, एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट द दलित्स, जो दलित के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ थी। एंड द गवर्नमेंट पास्ड ए कंप्रेसिव लॉ, और इस तरीके से गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई 1989 में। एंड दैट प्रोवाइडेड फॉर रिग्रेस पनिशमेंट, और इस मतलब इसके अंदर काफ़ी भारी जो पनिशमेंट थी वो दी जाती थी। द लार्जर आइडियोलॉजिकल एजेंडा ऑफ पैंथर्स वॉज डिस्ट्रॉय टू द, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जो पैंथर्स थे, ठीक है, दलित पैंथर्स जो उन्होंने संगठन बनाया था, उनका आइडियोलॉजिकल एजेंडा क्या था कि डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। एंड टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑप्रेस्ड सेक्शंस, और यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसके अंदर सभी सेक्शंस इंक्लूड हों, जैसे कि लैंड पुअर, पीजेंट्स हैं, किसान हैं, अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, अलोंग विद द दलित्स, ये सभी के सभी मिलकर एक स्टैंड का निर्माण करें, ठीक है। ये किसकी आइडियोलॉजिकल थॉट थी, एक एजेंडा था किसका, पैंथर्स का। द मूवमेंट प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म फॉर दलित एजुकेटेड, ये मतलब जो आंदोलन हुआ, इन्होंने दलित जो एजुकेटेड यूथ थी उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया टू यूज़ दियर क्रिएटिविटी, अपने सृजनशीलता का प्रयोग करते हुए एज प्रोटेस्ट एक्टिविटी। दलित राइटर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, जो दलित राइटर्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट किसकी, जो ब्रुटलिटीज़ ऑफ द कास्ट सिस्टम की वजह से जो ब्रुटलिटीज़, अन्याय, जो अत्याचार हो रहे हैं। इन दियर न्यूमरस ऑटोबायोग्राफीज़, अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ में। एंड द लिटरेरी वर्क पब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और लिटरेरी वर्क भी इस समय पब्लिश किया गया। दीज वर्कर्स पोर्ट्रेइंग द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द मोस्ट डाउन ट्रोडन सोशल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो ये पोइट्स थे इन्होंने अपने वर्क के अंदर पोर्ट्रेट किया, ठीक है, एक तस्वीर छापी किसकी, मतलब एक तरीके से उनके जीवन का जो एक्सपीरियंस था उसी को उन्होंने दर्शाया, ठीक है। जो मतलब सोशल जो हमारा समाज है उसमें जो सबसे अलग थलग एक गिरा हुआ सेक्शन जिसे बना दिया गया था उसको दिखाया। एंड शोक व्यूज़ इन मराठी लिटरेरी वर्ल्ड, और मतलब काफ़ी एक लहर आई जो मराठी साहित्य था उसमें। एंड मेड लिटरेचर मोर ब्रॉड बेस्ड, और जो मतलब लिटरेचर जो साहित्य का मतलब जो एरिया था वो भी काफ़ी ब्रॉड हो गया। एंड रिप्रेजेंटेटिव और डिफरेंट सोशल सेक्शन इंटेडेड कंटेंशन इन कल्चरल रिले, ये इसमें क्या कह रहे हैं कि मेड लिटरेचर मोर ब्रॉड बेस्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट सोशल सेक्शंस के जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इनिशिएट किया। एंड कंटेंशन इन कल्चरल रिलेम, और अब सांस्कृतिक रूप से भी कंटेंशन विरोध दिख रहा था। इन द पोस्ट इमरजेंसी पीरियड, और इमरजेंसी के पीरियड की यदि बात करें तो दलित पैंथर्स गोट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रल कॉम्प्रोमाइज़, किस में इन्वॉल्व हो गए, इलेक्ट्रल चुनावी जो मतलब प्रक्रिया थी उसमें इन्वॉल्व हो गए। एंड इट इज़ ऑल्सो अंडरवेंट मैनी स्प्लिट्स, और इस तरीके से यह भी टूट गए, बिखर गए। और वोज लीड टू इट्स डिक्लाइन, और मतलब कम होना स्टार्ट हो गए। ऑर्गेनाइजेशन लाइक द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कंपनी एम्प्लॉयज़ टुक ओवर द स्पेस, ठीक है, क्लियर हो गया। दलित पैंथर्स का आपको पता चल गया होगा कि दलित पैंथर्स क्या होते हैं, एक संगठन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो दलित ने मिलकर बनाया था। किस चीज़ के लिए बनाया था, ताकि वहाँ पर जो पुअर पीजेंट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे एक मंच पर आ जाएं, और जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसके लिए उनका एक स्टैंड बन जाए।
आई थिंक क्लियर होगा आपको, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैं दलित पैंथर्स बोल रही हूँ, इस दलित पैंथर्स का मतलब कब निर्माण किया गया था, 1972 में किया गया था। कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। 20 आज़ादी 1947 में मिली, 50 में संविधान लागू हुआ और 20 साल के बाद भी छुआछूत यहाँ पर समाप्त नहीं हुई थी। देन आफ्टर जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने जो फाइनली डिसीजन लिया 1989 में लिया, और 1989 में जो डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति उनके साथ इस तरीके का अन्यायपूर्ण या भेदभाव मतलब व्यवहार करता है तो उसे भारी पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है।